साथियों, आज हम चर्चा करेंगे लोन डिफॉल्ट के साथ सेटलमेंट का खेल, एक साजिश, एक षड्यंत्र, एक ऐसी चीज जो कई लोगों के साथ हुई है। तो हम ये भी सोचते हैं कि ये चीज हो सकता है आपके साथ ना हो, इसीलिए आज सार्वजनिक रूप से एक ऐसी जानकारी देना चाहते हैं लोन डिफॉल्टर्स के लिए ताकि वो अवेयर हो सके। साथियों, की विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि कोई व्यक्ति लोन डिफॉल्ट हो जाता है और जब मैटर अनसिक्योर्ड लोन का हो, तो अनसिक्योर्ड लोन में एनबीएफसी बैंक हो, एनबीएफसी कंपनी हो या बैंक हो, वो कार्रवाई क्या कर सकती है? मैक्सिमम सेक्शन 25, 138 एनआई एक्ट और रिकवरी एजेंट हरेसमेंट, और सबसे बड़ा जो अधिकार उनके पास होता है वो होता है आर्बिट्रेशन का। लेकिन इसी आर्बिट्रेशन प्रक्रिया के साथ कुछ ऐसी चीज होती है जिसके शिकार आप हो जाते हैं विश्वास और भरोसे की बुनियाद पर। होता क्या है, आपकी एक ईएमआई बाउंस हो गई, दूसरी हो गई और तीसरी हो गई। जब आपकी लगातार 2 या 3 ईएमआई बाउंस हो गई तो आर्बिट्रेशन प्रक्रिया का आपको नोटिस आ जाता है। जब आर्बिट्रेशन प्रक्रिया का नोटिस आ जाता है, इसके बाद भी न जाने कुछ लोन डिफॉल्टर साथी इतने डरे हुए और इतने सहमे हुए होते हैं कि वह रिकवरी एजेंट की दोस्त के आगे ईएमआई जमा कराते रहते हैं। और रिकवरी एजेंट उन्हें कहता है, कभी तो ये कहता है कि आर्बिट्रेटर थर्ड पार्टी है, और कभी कहता है कि रिकवरी एजेंट कहता है कि आर्बिट्रेटर तो हमारा बंदा है, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, वो तो नोटिस भेजता रहेगा और आप इग्नोर करते रहो। हम भी रिकवरी एजेंट की बात मान लेते हैं और जितना पैसा है हम देते रहते हैं, लेकिन हम आर्बिट्रेटर को जवाब नहीं देते हैं और यही लापरवाही हमें पड़ती है भारी और हमारे विरुद्ध आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास हो जाता है। एक तो ये चीज हो गई, जब आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास हो गया और आप तो वैसे ही लोन डिफॉल्टर थे, किसी महीने भर रहे थे, किसी महीने नहीं भर रहे थे, किसी महीने मिनिमम ड्यू पे कर रहे थे, तो किसी महीने कुछ कुछ दे रहे थे। ऐसी स्थिति में जब फुल राशि का आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास हो गया और आपने कभी कोई आपत्ति नहीं दी, तो उस अवार्ड के दम पर आपको ब्लैकमेल कराया जाता है। एग्जीक्यूशन के नोटिस देकर आपके रातों की नींद उड़ाई जाती है। और इसके साथ में एक खेल और होता है, वो खेल बड़ा गजब है। आर्बिट्रेटर ने आपको नोटिस दे दिया, नोटिस आपको मिल भी गया, लेकिन आपकी बात चल रही होती है सेटलमेंट की, और आप कहते हो कि मैं 20% में सेटलमेंट करूंगा, रिकवरी एजेंट कहता है मैं 40% में करवा दूंगा। आप दोनों के बीच की बात हो जाती है 25-30% की, आप सहमत भी हो जाते हैं, आपकी बात चलती है, तो आप रिकवरी एजेंट से कहते हैं कि यार मुझे आर्बिट्रेशन का नोटिस आया है। वो कहता है कहां जवाब देने की जरूरत है, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। जब ये मैं हूं ना शब्द हम इस्तेमाल करें तो बिलीव करना, लेकिन किसी रिकवरी एजेंट पे बिलीव मत करना। वो कहता है मैं हूं ना और मैं बहुत जल्दी सेटलमेंट लेटर ले आऊंगा। सेटलमेंट लेटर तो आता नहीं है साहब, बातचीत चलती रहती है, आ जाएगा, कल आएगा, मैंने रिक्वेस्ट डाल दी है, अप्रूवल मिल जाएगा, वो दिखा भी देता है, देखो इतनी राशि में मैंने आपकी रिक्वेस्ट डाल दी है, आपसे भी लेटर लिखवा देते हैं। लेकिन आप गलती क्या करते हैं, आप आर्बिट्रेशन को जवाब देते ही नहीं है, आप ऑब्जेक्शन फाइल करते ही नहीं है। उन्होंने धारा 21 का नोटिस दिया, आर्बिट्रेटर अपॉइंटमेंट का नोटिस दे दिया,
फर्स्ट हियरिंग का दे दिया। अब हर बार रिकवरी एजेंट को कह रहे हो कि भाई मुझे तो नोटिस पे नोटिस आते जा रहे हैं। वो कह रहा है क्यों खर्चा कर रहे हो, मैं करवा रहा हूं ना, मैं करवा रहा हूं सेटलमेंट, मुझ पे भरोसा नहीं है। सुनते रहते हैं। और इसी बीच सेटलमेंट लेटर तो नहीं आता है, लेकिन आपकी एब्सेंस में एक एक्स पार्टी इंटरिम अवार्ड या अवार्ड जरूर हो जाता है। और वो अवार्ड आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच करने के लिए, आपकी सैलरी को अटैच करने के लिए, आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज करने के लिए होते हैं। और सोचिए कि जिस कंपनी ने आपको 10 लाख रुपए का लोन दिया, 7.5 लाख रुपए की आउटस्टैंडिंग थी, आपकी सेटलमेंट की बात चल रही थी 1.5-2 लाख के अंदर, अब वहां इन्होंने आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास कर दिया। अब क्या ये आपसे सेटलमेंट करेंगे? क्यों करेंगे भाई? इनके पास तो एक्स पार्टी अवार्ड आ गया, इन्होंने नोटिस भेजे थे, आपने नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया, आपने अपनी मौन स्वीकृति दे दी, आपने जवाब नहीं देते हुए अपनी मौन स्वीकृति दे दी। और जब आपने मौन स्वीकृति दे दी तो आपके खिलाफ जब अवार्ड पास हो गया, तो ऐसी कंडीशन में सोचिए क्या वो 1.5 लाख में सेटलमेंट करेंगे? कभी नहीं, कभी नहीं। लेकिन सोचिए कि आपने ऑब्जेक्शन दिया होता, वो आर्बिट्रेशन अवार्ड पास भी नहीं कर पाते, या उसको रिकॉर्ड पर लिए बिना पास भी कर दिया और आपको कह दिया कि हमने तुम्हारे खिलाफ 7.5 लाख का अवार्ड पास कर लिया है। तब आपके पास एक शब्द होता कि मैंने थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट जितनी भी बार आर्बिट्रेटर के नोटिस आए हैं, अपने लीगल एक्सपर्ट से राय लेकर मैंने उसके ऑब्जेक्शन फाइल किए, ले आना तुम्हारे अवार्ड को कटघरे के अंदर, यानी कि मेरे जिला न्यायालय में। अगर मेरे दिए गए जवाब के सामने क्या तुम्हारा आर्बिट्रेशन अवार्ड टिक पाएगा, देख लेना। यानी कि जब आप ऑब्जेक्शन फाइल कर देंगे तो उनका अवार्ड करना या अवार्ड नहीं करना कोई मायने नहीं रखता है। यानी कि जिस मैटर में अवार्ड हो गया वहां सेटलमेंट करने में आपको परेशानी आएगी यदि आपने जवाब नहीं दिया तो। लेकिन आपने अगर 3-4 बार प्रॉपरली जवाब दे दिया है तो यकीन मान के चलना साथियों कि सेटलमेंट तो उस राशि में होगा जिस राशि में आप चाहोगे। कंपनियां तो हमेशा ये चाहती है कि हमें भरपूर मिले, लेकिन आपकी विषम परिस्थितियां, आर्थिक हालात इस कदर नहीं है कि आप मैक्सिमम राशि पे कर पाओ। अब ऐसी कंडीशन के अंदर मैं आप तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि जब भी आपको आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है, एक बार सेक्शन 25 के नोटिस से मत घबराना, एक बार सेक्शन 138 के नोटिस से मत घबराना, एक बार क्रिमिनल कंप्लेंट कार्रवाई से मत घबराना। क्यों? क्योंकि यह कोर्ट में होती है। और कहते हैं कि भारत की न्याय व्यवस्था पर लोगों को आज भी अटूट विश्वास है, अटूट विश्वास है। यही कारण है कि जॉली एलएलबी में जज साहब सुंदर त्रिपाठी द्वारा कहा गया था कि आज भी लोगों का भरोसा न्यायपालिका पर कायम है। जब लोगों को सिस्टम से न्याय नहीं मिलता है, प्रशासन से न्याय नहीं मिलता है, तो उन्हें लगता है कि कोर्ट जरूर हमारी बात सुनेगा, क्योंकि कोर्ट न एनबीएफसी का पक्ष देखेगा न आपका पक्ष देखेगा। वहां एक सिद्धांत, एक नियम काम करता है, कानून काम करता है, जहां प्रॉपर स्टेजेस होती है। यदि वो कोर्ट में केस फाइल करना चाहते हैं तो पहले आपको अकॉर्डिंग टू प्रोविजन नोटिस देना पड़ेगा। यदि आपने नोटिस पे रिप्लाई दिया है तो उस रिप्लाई को रिकॉर्ड पर लेना पड़ेगा। जब वो कोर्ट में केस फाइल करेंगे तो कॉग्निजेंस लेने से पहले एक प्री कॉग्निजेंस नोटिस पर आपकी उपस्थिति होगी। आप उपस्थित नहीं हुए, आपको कोर्ट का समन आएगा। समन पे नहीं गए, बेलेबल वारंट आएगा। बेलेबल वारंट पे नहीं गए, अरेस्ट वारंट आएगा। अरेस्ट वारंट पे नहीं गए, मफरूरी वारंट जारी होगा। आप बीच में सरेंडर होकर जब अपनी बेल करा दोगे ना, तो केस वहां से स्टार्ट होगा।
और आपको अपना पक्ष रखने का भरपूर अवसर मिलता है, भरपूर अवसर। इसीलिए न्यायिक प्रक्रिया तो अपने आप में सर्वोत्कृष्ट है, लेकिन आर्बिट्रेशन प्रक्रिया के जिस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही है एनबीएफसी द्वारा, कुछ फेक आर्बिट्रेटर्स द्वारा, फेक आर्बिट्रेटर भी कहेंगे हम उनको, जो ऑब्जेक्शन मिलने के बाद भी जबरन कंपनी के पाले में बैठकर काम करना चाहते हैं। इसीलिए मेरा स्पष्ट रूप से आप सभी साथियों से सिर्फ और सिर्फ ये कहना है, सिर्फ ये कहना है कि जब भी आर्बिट्रेशन का नोटिस आए ना, जब भी आर्बिट्रेशन का नोटिस आए, आपको सेटलमेंट करना है कर लेना, आपको बातचीत करनी है कर लेना, लेकिन राशि जमा कराने की गलती मत करना। और दूसरी बात, सेटलमेंट के भरोसे रहकर आर्बिट्रेशन का ऑब्जेक्शन नहीं दिया, ऐसी गलती मत करना। और हर बार रिप्लाई देना, हर मोड पे रिप्लाई देना, फर्स्ट रिप्लाई भी देना, सेकंड रिप्लाई भी देना, थर्ड रिप्लाई भी देना, चौथे नंबर पे तो ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल होता है। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है कि आर्बिट्रेटर खुद सरेंडर करेगा और उसका आर्बिट्रेशन अवार्ड कभी एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। साथियों, एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड एसोसिएट पर लोन डिफॉल्टर के हक और अधिकारों के बारे में बेबाकी के साथ बात की जाती है। कानून के हर मुद्दे पर दृढ़ता के साथ अपनी बात को रखी जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है क्योंकि हमारा एक टाइटल है कि बोलना तो पड़ेगा, हम भी चुप रहे तो बोलेगा कौन। साथियों, यदि आपको कोई आर्बिट्रेशन का नोटिस आया है तो कोई आपसे लोन की रिकवरी नहीं कर सकता है। सेटलमेंट करना चाहेंगे, सेटलमेंट लेटर लो, लेकिन कोई पेमेंट जमा कराने की गलती मत करना, क्योंकि उन्होंने लीगल प्रोसेस चालू कर दिया है। तो ये गलती मत करना जो अक्सर लोग कर रहे हैं। और सेटलमेंट लेटर के भरोसे रहकर आर्बिट्रेटर को जवाब नहीं देना, ये गलती तो कतई मत करना, वरना सेटलमेंट तो फिर भूल जाओ, इतनी बड़ी मुसीबतें खड़ी होती है आगे। साथियों, इस वीडियो का मकसद केवल और केवल आपको अपने अधिकारों के बारे में जागृत करना और रिकवरी एजेंट के कारनामों की पोल खोलना है। साथियों, ऐसे ढेरों वीडियो हमारे YouTube चैनल, अगर आप दिन के 3 से 4 वीडियो हमारे देखते हैं तो हमें यकीन ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको लोन डिफॉल्टर के हक और अधिकारों के बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी और बिना किसी लीगल एक्सपर्ट की राय लिए भी आप अपना काम दृढ़ता से अच्छे से कर पाएंगे। इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।